हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स डिकोडेड सीरीज के थीम 4 को कवर करेंगे। इस सीरीज में हम 2015 से लेके 2025 के बीच में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी गई मोस्ट रेपिटेटिव थीम्स को कवर करते हैं। हमारी आज की थीम है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आज की थीम को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, पीवाईक्यूज के साथ साथ थ्योरी को भी कवर करेंगे ताकि एक कंप्लीट कवरेज हमारा हो सके। अगर हम पीवाईक्यूज की एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि कुछ टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे आर्टिकल 21 लगभग हर 2-3 साल में एक बार पूछ लिया जाता है। साथ ही यूपीएससी फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन करता है, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें से किसी एक को मेंशन करता है और पूछता है कि ये डीपीएसपी का पार्ट है, ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है या ये प्रीएम्बल का पार्ट है। इसलिए हमें सभी की सभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये हमारे साथ मेंस में भी यूजफुल रहेगी। क्योंकि ये मेंस के हम किसी आंसर में इसको एज अ इंट्रो या फिर एज अ कंक्लूजन यूज कर सकते हैं। साथ ही ये वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जो बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ से इस टॉपिक में क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली आते हैं, इसलिए ये एक दो हैंगिंग फ्रूट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, टीडी बसु से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी अगर एक स्टैंडर्ड बुक हमने अच्छे से कवर की है तो हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकते हैं। और यहाँ से फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज जैसे चैप्टर से क्वेश्चन को गलत करना कोई भी एक सिंसियर एस्पिरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें 2015 से लेकर 2025 की, तो 16 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछे गए हैं। अगर हम एक बार क्विकली गो थ्रू करें इन क्वेश्चन से तो हम देखेंगे 2015 में एक फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी और पूछा गया था ये प्रोविजन किस में है। इसका आंसर था डी, फंडामेंटल ड्यूटीज। 2017 में राइट टू वोट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 2017 में राइट्स और ड्यूटीज के बीच में रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में फंडामेंटल ड्यूटीज के कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन, जो कि कवर करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को और चाइल्ड लेबर को, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड 2018 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आर्टिकल 21 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन 2019 में आर्टिकल 21 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें था कि वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। 2020 में पूछा गया था कि प्रियम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से कौन कौन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर था 1, 2 एंड 3 ऑल। 2020 में पूछा गया था कि राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी किस चीज का पार्ट है। तो ये पार्ट है राइट टू इक्वालिटी का, आर्टिकल 17। 2021 में राइट टू प्रॉपर्टी के स्टेटस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर था इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। एनी पर्सन में इंडियंस भी कवर होते हैं, फॉरेनर्स भी कवर होते हैं और कंपनीज जैसे एमएनसीज भी कवर होती है। तो इसका मोस्ट सुटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था बी, अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। अगेन 2021 में आर्टिकल 21 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू प्राइवेसी इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और 2021 में पूछा गया था आर्टिकल 14 से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करता है और स्टेट की आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट 2023 में प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 में ही आर्टिकल 16(4) जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और रिसेंट ईयर्स की बात करें तो 2024 में अगेन राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि है आर्टिकल 21 का पार्ट। और 2025 में एक इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक साइड फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन थी और मैच द फॉलोइंग करना था। जैसे ये फंडामेंटल ड्यूटी है और ये फंडामेंटल राइट है, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द थ्री। तो हमने देखा कि लगभग हर साल दो तीन क्वेश्चन फंडामेंटल राइट या ड्यूटी से पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे इस लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, ताकि हमारे आने वाले प्रीलिम्स 2026 में इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम उसे करेक्टली मार्क करें। फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में प्रेजेंट है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कवर करता है। साथ ही इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि
फंडामेंटल राइट्स एसेंशियल है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। विदाउट फंडामेंटल राइट्स हम हमारा ट्रू पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे और ये हमारे कंप्लीट डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे इसलिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के पीछे इंस्पिरेशन की बात करें तो ये अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स या फिर फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन से इंस्पायर था, क्योंकि हमारे उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दुनिया के सभी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया था और उसमें से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया था। और वन ऑफ दोज फैक्टर्स जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स को इंस्पायर किया था वो था अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स एंड फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। साथ ही फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है और इसके तहत ही वो सिटीजन्स की राइट को प्रमोट करता है, सिटीजन्स की लिबर्टी को बढ़ाता है और स्टेट की जो पावर है, अथॉरिटी, उसको कम करता है ताकि स्टेट अपनी अथॉरिटी को आर्बिट्ररी यूज ना कर पाए और सिटीजन्स की लिबर्टीज को सेफगार्ड रहे। साथ ही ये जस्टिसिएबल है, मतलब अगर कोई स्टेट की एजेंसी इन फंडामेंटल राइट्स को को कॉम्प्रोमाइज करती है तो सिटीजन्स कोर्ट के थ्रू रेमेडी सीख कर सकता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है ताकि इन फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सीख किया जाए। अगर हम शुरुआती प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 12 और 13 आते हैं। आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स एज अ क्लेम्स मिले हैं अगेंस्ट द स्टेट, तो इसलिए स्टेट की डेफिनेशन को क्लियर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं स्टेट के अगेंस्ट ही इन्फोर्सिएबल है। इसलिए शुरुआत के आर्टिकल 12 में ही स्टेट को डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट की डेफिनेशन में कवर होते हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे एनएचआरसी, एनजीटी, सीबीआई, सीवीसी। कुल मिला के इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में आप जितनी भी एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं वो सभी कहीं ना कहीं स्टेट की डेफिनेशन में आता है और इन्हीं स्टेट के अगेंस्ट सिटीजन्स के क्लेम्स है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट्स में क्लियर किया है कि कौन कौन सी एजेंसी स्टेट का पार्ट होगी और कौन सी नहीं। जैसे रूपा अशोक हुर्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी हायर कोर्ट्स है जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते अंडर आर्टिकल 12, तो हायर कोर्ट्स स्टेट का पार्ट नहीं होते हैं। सिमिलरली संजय बहेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेशनल बॉडीज जैसे यूनाइटेड नेशन वो भी स्टेट का पार्ट नहीं है। सिमिलरली पीएम केयर्स फंड जो कि कोरोना के टाइम में काफी प्रचलित रहा, वो भी एक स्टेट का पार्ट नहीं है। बीसीसीआई, जिसको लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि बीसीसीआई को एज अ स्टेट एजेंसी ट्रीट किया जाए, अभी तक ये स्टेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा हायर कोर्ट्स, इंटरनेशनल बॉडीज, पीएम केयर्स फंड एंड बीसीसीआई आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कि लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद दीज फंडामेंटल राइट्स विल बी नल एंड वॉइड। मतलब ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं होंगे उन्हें कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू स्टैब्लिश करता है, मतलब जुडिशरी रिव्यू कर सकता है पार्लियामेंट के लॉज को। ठीक है, तो आर्टिकल 13 कहीं ना कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को स्टैब्लिश करता है, डिक्लेयरिंग दैट एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शॉल बी वॉइड। मतलब ऐसा कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द कोर्ट्स। ठीक है, इसमें लॉज को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे आर्टिकल 13(1) कवर करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ऐसे लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट से पहले हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट थे, उन लॉज को हम उसी एक्सटेंट तक वॉइड डिक्लेयर करेंगे जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है। सो दे बिकम वॉइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इनकंसिस्टेंसी विद पार्ट 3। नेक्स्ट है आर्टिकल 13(2) में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। मतलब स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स के को अब्रिज करता हो। ठीक है, सो द स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ दैट अब्रिजेस फंडामेंटल राइट्स। ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करते हैं वो वॉइड हो जाएंगे एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब इंसेप्शन से ही। नेक्स्ट है लॉ की डेफिनेशन।
तो लॉ की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड करता है परमानेंट लॉज जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, टेम्पररी लॉज जो कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें ऑर्डिनेंस कवर होता है। नेक्स्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है टू लेजिस्लेचर एक स्केलेटल बनाती है और उसमें कह सकते हैं एक तरीके से बोन्स एंड फ्लैश ऐड करते हैं एग्जीक्यूटिव ताकि डिटेल ग्राउंड लेवल पे डिटेल देखी जा सके। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसमें कवर होता है रूल्स, ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड कस्टम्स जो कि हमारे सोसाइटी के ट्रेडिशंस पे बेस्ड होते हैं, ये सभी लॉ की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो ऐसे परमानेंट लॉज, ऑर्डिनेंसेस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और कस्टम्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लॉ का पार्ट नहीं है अंडर आर्टिकल 13, ठीक है, सो इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड नॉर्मली इन द कोर्ट, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, पार्लियामेंट उन्हें अमेंड नहीं कर सकता है। So, if an amendment damages the basic structure, the court can declare it invalid. मतलब अगर पार्लियामेंट ऐसा अमेंडमेंट लेके आती है जो कि उन फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करती है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसे कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं द 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में थी उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300 ए। ये 6 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेके 32 में मेंशन है, और अगर हम इन्हें डिस्कस करें तो सबसे पहले आती है राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से लेके 18 इन 5 आर्टिकल्स में मेंशनड है। आर्टिकल 14 ये कहता है इट इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। अगर पर्सन ए कोई क्राइम करता है और पर्सन बी भी सेम क्राइम करता है तो इन्हें सेम पनिशमेंट मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि ए कितना वेल्दी है या फिर बी का कितना पॉलिटिकल कनेक्शंस है। सो आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज नो वन इज अबव द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विच मीन्स लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब ऐसे लोग जो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में है उन्हें सिमिलर ट्रीट करना पड़ेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करता है और स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि स्टेट अपनी पावर को अब्यूज ना करे और आर्बिट्ररी वे में रूल ना करे। और आर्टिकल 14 से रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब एक अब्यूज ऑफ पावर को इंडिकेट कर रहा है इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो ये वायलेट करेगा रूल ऑफ लॉ को, और रूल ऑफ लॉ की स्पिरिट मिलती है हमें आर्टिकल 14 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 14 के बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट ना करे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 14 इंश्योर करता है कि सिटीजन्स को इक्वल एक्सेस मिले पब्लिक प्लेसेस पे, ताकि कोई भी इंसान इसलिए वंचित ना रह जाए किसी पब्लिक स्पेस पे जाने के लिए क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट या एक्सेट्रा से बिलोंग करता था। पब्लिक स्पेसेस यानी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स या पब्लिक फैसिलिटीज। और आर्टिकल 15 ही स्टेट को ये एक तरीके से गाइड करता है कि स्टेट प्रमोट करे उन सेक्शंस को जो कि बैकवर्ड सेक्शंस है और वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली पीछे रह गए, और उन्हें सफिशिएंट कंडीशंस और इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी फॉरवर्ड आ सके। सो इट परमिट्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन, चिल्ड्रन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जैसे ओबीसी, SC STs एंड EWS, ठीक है। सो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है स्टेट ताकि जो हमारे पिछड़े सेक्शंस है वो भी फॉरवर्ड आ सके, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले डेवलपमेंट होने की। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16 विच प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जैसे हमारा यूपीएससी का एग्जाम ही ले लीजिए,
इसमें सभी को जो एक सर्टेन बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, जैसे एक ग्रेजुएशन डिग्री, वो सभी लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। साथ ही ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशंस के लिए, उन सेक्शंस के लिए जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ और वो पीछे रह गए। ठीक है, सो इट अलाउस फॉर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जो हमारी सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, उन सब के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन देता है आर्टिकल 16। जैसे 10% कोटा भी ईडब्ल्यूएस के लिए रिसेंटली लाया गया था। और इंदिरा सोहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैक्सिमम रिजर्वेशन जो दिया जा सकता है वो रहेगा 50%। हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में 50% की सीलिंग से ऊपर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 70, जो कि अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। और इसी आर्टिकल को प्रैक्टिस में लाने के लिए, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 को इनेक्ट किया था। अगर हम बात करें पीवाईक्यूज की, तो 2020 में पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 17। और राइट टू इक्वालिटी कवर करता है 14 से लेके 18 तक। तो देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस भी इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है और जितने भी बेसिक फैक्ट्स है उसको एग्जाम के पास एक बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 80, जो अबॉलिश करता है टाइटल्स। जैसे कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन ऐसे टाइटल नहीं ले सकता कि आई एम महाराजा या फिर राजा, ताकि क्या एक आर्टिफिशियल सोशल हायरार्की ना मिले। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जैसे कुछ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस होती है, जैसे कुछ लोग अपने आगे नाम के आगे सीए लगाते हैं, इंजीनियर लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, क्योंकि ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद उन्हें मिला है, इसलिए वो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस अपने आगे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राइट की, जो है राइट टू फ्रीडम, जो कि कवर होता है आर्टिकल 19 से लेके 22 में। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 19, जो हमें 6 फ्रीडम्स ग्रांट करता है। और ये सभी फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। इसका मतलब इन सभी फ्रीडम पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आता है आर्टिकल 19(1)(a), जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है राइट टू रिमेन साइलेंट ऑल्सो। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक हॉलमार्क होता है। डेमोक्रेसी अपनी ट्रू एसेंस में तभी एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पे सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। इसलिए इसी राइट में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड होता है और राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होता है। अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करें, तो आर्टिकल 19(2) में इस फ्रीडम पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense। मतलब हम हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उसी एक्सटेंट तक एंजॉय कर सकते हैं जिससे दूसरों की राइट वायलेट ना हो और हमारे नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 19(1)(b), जो कि हमें देता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब अगर हमें लगता है कि हमारे कुछ जेन्युइन कंसर्न्स है जिसको हम कलेक्टिवली मिल के गवर्नमेंट के सामने रेस करना चाहते हैं, तो हम उसको पीसफुल तरीके से रेस कर सकते हैं। जैसा कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, वो इसमें इंक्लूड होता है। स्टेट और सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर केस में कहा था कि स्टेट इन असेंबली को रेगुलेट कर सकती है बट टोटली बैन नहीं कर सकती। अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, तो इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। मतलब हम इस तरीके से असेंबल नहीं हो सकते कि वो नॉर्मल ट्रैफिक को डिस्टर्ब करे। इसके बाद आता है 19(1)(c), जो इंक्लूड करता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। और इसी फ्रीडम को एक्सटेंड किया था 97th अमेंडमेंट में टू इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो। और अगर इस फ्रीडम पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, तो वो है
sovereignty and integrity of India, public order and morality। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19(1)(d) जो हमें फ्रीडम देता है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम किसी भी पार्ट में इंडिया के मूव कर सकते हैं फ्रीली। सो इट इंक्लूड्स राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि विद इन इंडिया आर्टिकल 19 में कवर होता है, लेकिन राइट टू मूव आउटसाइड इंडिया आर्टिकल 21 में कवर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो इसमें आता है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1)(e) जो इंक्लूड करता है राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम चाहे उस स्टेट में जाके रह सकते हैं, लेकिन इस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि अगर हम कुछ ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे नेटिव पीपल काफ़ी समय से रह रहे हैं और उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस को बचाए रखने के लिए हमारी इस राइट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जो कि एक और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है हमारे राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री में। और ध्यान देना कि 19(1)(f) करके कोई फ्रीडम नहीं है। ई के बाद डायरेक्टली है 19(1)(g) जो कि हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि हम हमारे डिजायर, हमारे स्किल सेट के अनुसार जो प्रोफेशन परस्यू करना चाहे वो कर सकते हैं। सो इट इंक्लूड्स राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस। लेकिन इस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कुछ प्रोफेशंस के लिए आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में और आप चाहते हैं कि मैं एक फिजिशियन का क्लिनिक खोल लूँ, पर आप ये नहीं कर सकते क्योंकि एज अ फिजिशियन आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो कुछ प्रोफेशंस पे गवर्नमेंट ने कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को कंपलसरी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेट मोनोपोली हो सकती है इन सर्टेन सेक्टर्स, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे खुद का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, क्योंकि इसके वाइडर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसलिए केवल स्टेट ही कुछ सेक्टर्स में रोल प्ले करता है एज अ मोनोपोली। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो आर्टिकल 19(1) के अंदर जो फ्रीडम है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण, जैसे आर्म रेबेलियन के कारण नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, तो उस केस में आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए फ्रीडम्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट फ्रीडम की, जो है आर्टिकल 20, जो हमें प्रोटेक्शन देता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है उन सभी पर्सन को जिनको किसी न किसी क्राइम के लिए अक्यूज किया गया हो। देखिए, अक्यूज किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन पनिशमेंट तभी दी जा सकती है जब कोर्ट ने उस क्राइम को प्रूव कर दिया हो। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो सेफगार्ड दिए गए हैं किसी पर्सन को, हो सकता है जिन पे कि कोई फॉल्स केस फाइल कर दिया गया हो, तो उन सेफगार्ड्स को आर्टिकल 20 में कवर किया जाता है। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 में दिया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। मतलब जब कोई एक्ट हुई उस टाइम पे अगर कोई लॉ है जो इस एक्ट को एज अ क्राइम मानता है, तभी उन्हें पनिश किया जा सकता है। मान लीजिए आज कोई एक्ट हुई, लेकिन 2 साल बाद कोई नया लॉ आता है जो इस एक्ट को क्राइम घोषित करता है, तो उस केस में इस पर्सन को क्रिमिनल नहीं माना जा सकता। साथ ही में अगर इस एक्ट के लिए आज पनिशमेंट 2 इयर्स है और कुछ समय बाद पार्लियामेंट इसे बढ़ा के 5 इयर्स कर देती है और ये एक्ट आज हुई है, तो इस पे पनिशमेंट 2 साल ही रहेगी, 5 साल नहीं होगी। इट मीन्स कि दैट a person cannot be convicted for an act that was not a crime at the time it was committed। जब वो एक्ट हुई तब वो क्राइम नहीं था, तो उन्हें एज अ क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। नॉर दे कैन रिसीव अ पेनाल्टी हायर देन व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। जब ऑफेंस हुआ उस टाइम पे जो पेनाल्टी थी उससे ज़्यादा पेनाल्टी उन्हें नहीं दी जा सकती। सेकंड है आर्टिकल 22, जो कि बता आर्टिकल 20 सेक्शन 2 जो कि देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। यहाँ पे समझने की बात यह है कि हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए हमें इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ एक मॉनिटरी फाइन भी देना पड़े, तो ये डबल जियोपार्डी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला है नो
प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, सेकंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, थर्ड है प्रोहिबिशन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि हम किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे, जैसा। और सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा था कि साइंटिफिक टेस्टिंग जैसे कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट और बीईएपी, मतलब ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोफाइलिंग, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। ये वॉयलेट करते हैं इस राइट को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनकी कंसेंट के बिना ही उन्हें कंपेल कर रहे हैं टू बी विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। और अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी हर 2 या 3 साल में एक बार आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ ही एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विथ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड डिजिटलाइजेशन आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ता जा रहा है, जो कि हमें वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में देखने को मिलता है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी पर्सन को लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी लॉ में दे रखा है कि मर्डर करने पर डेथ सेंटेंस दिया जा सकेगा, अगर ये लॉ में पहले से ही डिफाइंड है तो ही हम किसी की लाइफ ले सकते हैं, वरना अदर केसेस में किसी को भी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारी राइट्स आती है, उसमें से कुछ है राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। देखिए, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड 21 का पार्ट है, लेकिन राइट टू ट्रैवल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 का पार्ट है, तो ये बेसिक डिफरेंस को याद रखिएगा। और इसमें बाकी जो राइट्स है वो रहती है राइट टू फूड, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। तो आर्टिकल 21 बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसका स्कोप धीरे धीरे एक्सपेंड करता जा रहा है, स्पेशली बाय द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में इसके डेफिनेशंस को, इसके स्कोप्स को बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल 2017 के पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सिमिलरली अरुणा शाहबाग केस ऑफ 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 1986 के एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ, मतलब आर्टिकल 21 में राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट भी इंक्लूडेड है। तो मतलब इसका स्कोप टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, स्पेशली विथ करंट डिजिटलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हजार्ड्स। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था कि 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर और 21 के अंदर, ये तीनों मिलकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाती है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गोल्डन ट्रायंगल में 14, 19 और 21 में जो राइट है वो आती है। और अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें तो 2018 में पूछा गया था राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3। मतलब जो पार्ट 3 में फ्रीडम्स है वो कलेक्टिवली भी कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रमोट करते हैं। और अगेन 2019 में पूछा गया था विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो ये हमने अभी ऊपर देखा, इसका आंसर है आर्टिकल 21 बी। देखिए 2018 में पूछा, फिर 2019 में पूछा, देन 2021 में पूछा, देन 24 में अगेन पूछा, और वही लगभग सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया, under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed right to privacy। मतलब सेम ही क्वेश्चन को बस पैराफ्रेज कर दिया, दूसरे वर्ड्स में पूछ लिया गया। इसका आंसर है डी, आर्टिकल 21। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 ए की। ए बताता है कि इसको अमेंडमेंट्स के थ्रू
बाद में जोड़ा गया, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। तो आर्टिकल 21A इंटरेस्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, मतलब जो राइट टू एजुकेशन था उससे रिलेटेड ये प्रोविजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब किसी भी पर्सन को आर्बिट्ररी या अनजस्ट वे में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा कि पुलिस के पास वारंट होना चाहिए टू अरेस्ट अ पर्सन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है आर्टिकल 22। इसमें दो तरह के डिटेंशन को कवर किया जाता है, पहला है प्यूनिटिव, दूसरा है प्रिवेंटिव। और इन सभी डिटेंशन के केसेस में भी उस पर्सन के पास सर्टेन राइट्स होती है जो वो सीक कर सकता है टू सीक जुडिशियल रेमेडी। तो अगर हम पहले बात करें प्यूनिटिव डिटेंशन की, तो ये डिटेंशन या फिर अरेस्ट तब किया जाता है जब किसी पर्सन ने कोई इलीगल एक्ट को कमिट कर दिया हो। ठीक है, और इस केस में भी उसको सर्टेन राइट्स होती है, जैसे उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि उन्हें किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है, और साथ में राइट टू कंसल्ट अ रीगल प्रैक्टिशनर, वो किसी एक रीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प ले सकता है। एंड ही मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, मतलब जब उनको गिरफ्तार किया गया या डिटेंशन पे लाया गया तो उसके 24 आवर्स के अंदर उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, जहाँ पे वो अपनी रेमेडी को सीख कर सकते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन तब किया जाता है जब पर्सन ने अभी तक कुछ गलत काम किया ही नहीं है, बट जो स्टेट की एजेंसीज है उन्हें लगता है कि ये पर्सन आने वाले समय में कुछ गलत काम कर सकता है। सो दिस अलाउज फॉर डिटेंशन विदाउट ट्रायल टू प्रिवेंट एन इंडिविजुअल फॉर कमिटिंग एन एक्ट, मतलब वो पर्सन एक्ट को कमिट करे उससे पहले ही उसको डिटेंशन कर लिया जाता है। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने की राइट है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उन्हें एक राइट दी जाए टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, सो दिस प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, जो था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो इसका आंसर हाँ है यस, बिकॉज अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल कंसल्ट टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, जब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है तो लीगल काउंसिल को प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टेट उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। एंड थर्ड स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 confession of the accused before the police cannot be used in evidence, it can be used in evidence। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी और ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी, इसका आंसर होगा ओनली टू बी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो फंडामेंटल राइट से पूछा गया था। नेक्स्ट हम कवर करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो आर्टिकल 23 एंड 24 में कवर है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, बेगार, फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर मतलब आपसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है जिसके बदले में आपको किसी तरह का रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, तो इस तरह की एक्टिविटी को आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। और आर्टिकल 24 मेनली चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हजार्डस ऑक्यूपेशंस। और इन दोनों आर्टिकल से रिलेटेड ही 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर था सी 1 and 4, क्योंकि आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 एंड 24 कवर्ड है। 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, और 24 में है चाइल्ड लेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4। नेक्स्ट हम कवर करेंगे हमारे फोर्थ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेके 28 में मेंशन है। देखिए, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे सेकुलरिज्म का एक कोर पार्ट है, जहाँ पे सिटीजन जिस भी रिलीजियस फेथ को अपनाना चाहे उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आर्टिकल 25, जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ग्रांट करता है टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसके तहत citizens have right to freely profess, practice and propagate a religion।
हालांकि ये जो फ्रीडम है इस पे कुछ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसा इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब हम इस तरीके के रिलीजियस वैल्यूज या फेथ को प्रमोट नहीं कर सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, जो कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस को राइट ग्रांट करता है कि वो चाहे उस तरीके से अपने मैटर को डील कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। साथ ही वो कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी प्रॉपर्टी को ओन या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो इट ग्रांट्स द राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27, जो स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करे। सिटीजन से टैक्स किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कलेक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि फी को लिवाई किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज एंड मेंटेनेंस। देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लेके आती है फॉर फॉर चार धाम यात्रा, ठीक है, तो इसमें जितने भी लोग इसको ज्वाइन करेंगे वो कुछ फी पेड करेंगे, ठीक है, तो फी को लगाया जा सकता है बट टैक्स को इम्पोज नहीं किया जा सकता फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 28, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करता है। जो भी इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड है स्टेट फंड से, मतलब स्टेट के द्वारा फंड किया जाता है वो इंस्टीट्यूशंस, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड तो होते हैं, लेकिन वो किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के थ्रू स्टैब्लिश हुए, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज या स्टेट के द्वारा एडेड या फंडेड है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन वॉलेंटरी रहेगा, उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी फिफ्थ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 में कवर है। ये वाली राइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो माइनॉरिटी के कल्चर और उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ताकि हमारी सोसाइटी में होमोजेनाइजेशन ना हो और डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। सो दीज राइट्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और ये जो माइनॉरिटीज है ये नेशनल लेवल पे डिफाइन होगी और ये इंक्लूड करती है बोथ लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 की बात करें तो इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ताकि उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनका वे ऑफ लाइफ है, वो कंजर्व हो सके, वो विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 30, जो माइनॉरिटीज को राइट ग्रांट करती है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जैसे कुछ मुस्लिम लोग मदरसा चलाते हैं टू इम्पार्ट एजुकेशनल टीचिंग्स, तो ये आर्टिकल 30 में कवर होता है। इसके बाद आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जो कि बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है, जो कि है आर्टिकल 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि जितनी भी बाकी फंडामेंटल राइट्स है वो केवल पेपर पे रहेगी अगर उनको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया गया तो। और कोर्ट में इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट मेक्स अदर फंडामेंटल राइट्स मीनिंगफुल by providing a mechanism for their enforcement. So आर्टिकल 32 बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसके तहत हम अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट से रेमेडी सीख कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और ये कोर्ट्स 5 तरह के रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स एक तरीके की ऑर्डर्स होते हैं जो हायर कोर्ट्स इशू करते हैं। तो जो 5 तरह के रिट्स है उसमें आता है हेबस कॉर्पस, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी भी पर्सन्स को डिटेन किया है, कस्टडी में लिया है स्टेट की किसी एजेंसी में, तो उस पर्सन्स को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना, ये ऐसा ऑर्डर कोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस अ पर्सन इन कस्टडी बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने उस पर्सन को लेके आने का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है कि जो स्टेट की एजेंसी है आर्बिट्ररी मैनर में या फिर अनफेयर तरीके से किसी को डिटेंशन में ना रखे। नेक्स्ट है मैंडेमस, जो एक तरीके का ऑर्डर होता है कोर्ट के द्वारा दिया जाता है ताकि कोई पब्लिक अथॉरिटी है वो अपना काम करे जो उसको लीगली करना चाहिए।
So it is a command to a public authority to perform a legal duty they have failed to do. जो काम उनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, तो कोर्ट मैंडेमस इशू कर सकता है। नेक्स्ट आता है सर्शियोरारी। इसमें एक हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट से कोई केस को अपनी तरफ ट्रांसफर कर सकता है या फिर इस लोअर कोर्ट के किसी ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है अगर उसे लगेगा कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहा है तो थ्रू सर्शियोरी a higher court can quash an order passed by an inferior court or tribunal that acted without jurisdiction। अगर jurisdiction से बाहर जाके किसी ट्रिब्यूनल या इंफीरियर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो एक हायर कोर्ट सर्शियोरी के तहत उसको क्वैश कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में ये रॉन्ग ऑर्डर एक लोअर कोर्ट दे उससे पहले ही प्रोहिबिट कर देता है inferior कोर्ट को। So it prevents an inferior court from exceeding its jurisdiction or acting contrary to natural justice। तो prohibition कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव है और सर्शियोरारी कहीं ना कहीं क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव होने के कारण ये पहले से ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है लोअर कोर्ट को टू गो बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, और अगर बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन जाके कोई ऑर्डर पास हो जाता है तो सर्शियोरी के तहत उस ऑर्डर को क्वैश किया जा सकता है बाय हायर कोर्ट। नेक्स्ट रिट है रिट ऑफ को वारंटो, जो कि वारंट शब्द होता है कि कौन सी अथॉरिटी से आप। तो अगर कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो कोर्ट एक रिट या एक ऑर्डर इशू कर सकती है टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सनस क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो ये 5 तरह के रिट थी जो कि एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अब हम कवर करेंगे आर्टिकल 33 जो डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द आर्म फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 आर्म फोर्सेस के लिए फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है पार्लियामेंट, और आर्म फोर्सेस में इंक्लूड रहता है आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। मतलब इनसे मिलती जुलती फोर्सेस के मेंबर्स के लिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और इसका मेन पर्पस है ताकि टू इंश्योर करना प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड टू मेंटेन द डिसिप्लिन। उनके अंदर डिसिप्लिन रहे, वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज करे, इसके लिए उनकी कुछ फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, मतलब पार्लियामेंट ही कर सकता है, कोई और स्टेट लेजिस्लेचर ये नहीं कर सकता। और ये जो कॉम्बेटेंट स्टाफ है उसके साथ साथ नॉन कॉम्बेटेंट स्टाफ के लिए भी एप्लीकेबल होती है। नॉन कॉम्बेटेंट स्टाफ वो जो कि कॉम्बेटेंट स्टाफ के लिए जो कि लड़ाई करते हैं, बैटल में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, उनकी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि कुक्स, बार्बर्स, मैकेनिक्स। ठीक है, सो नॉन कॉम्बेटेंट के लिए भी ये एक्सटेंड होता है ये रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है आर्टिकल 34 जो डील करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी में फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो फंडामेंटल आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। ठीक है, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री का लॉ। अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है तो टेम्पररी टाइम के लिए मिलिट्री उस पर्टिकुलर लोकेशन को गवर्न करती है, और उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। साथ में अगर कहीं पे मिलिट्री लॉ इन्फोर्स है और वहां पे गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट कोई एक्ट करता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको एक तरीके की इम्यूनिटी दी जा सकती है बाय द पार्लियामेंट, और इसी को कहते हैं आइडेमनिटी पावर। नेक्स्ट है कि अगर मार्शल लॉ के दौरान गवर्नमेंट का सर्वेंट कोई ऐसा काम करता है जो कि ज़रूरी होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो इसको पार्लियामेंट प्रोटेक्ट कर सकती है और उसके लिए लॉ पास कर सकती है, और ऐसे लॉ को जुडिशियल इम्यूनिटी है, मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 35 जो कि है लेजिस्लेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया जा सकता है, और वो लॉ केवल पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, सो इट इज द एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट्री पावर। केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। केवल पार्लियामेंट इसलिए ताकि थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी रहे। फॉर एग्जाम्पल कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्टिकल 16 सब सेक्शन 3 का पार्ट है। नेक्स्ट है empowering courts other than सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन और रिट्स। मतलब पार्लियामेंट
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा बाकी कोर्ट को रिट जारी करने की डायरेक्शंस दे सकता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ही आर्म फोर्सेस के मेंबर्स के लिए फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और आइडेमनिटी मतलब इम्यूनिटी दे सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ड्यूरिंग मार्शल लॉ। साथ ही पार्लियामेंट लॉ बना सकता है टू पनिश फॉर ऑफेंसेस विच वायलेट फंडामेंटल राइट्स लाइक अनटचेबिलिटी और फोर्स लेबर। साथ में continuance of existing laws means any relevant law in force before the constitution commencement remains valid on these matters until parliament amends or repeals it। मतलब जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने से पहले फोर्स में था वो वैलिड रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक पार्लियामेंट उसको अमेंड या फिर रिपील नहीं कर देती। तो ये थी हमारी सभी फंडामेंटल राइट्स। अगर हम इसके की फीचर्स और लिमिटेशंस की बात करें तो पहला लिमिटेशन है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये हर सिचुएशन में वैलिड नहीं है। इन सभी पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ताकि बैलेंस रहे इंडिविजुअल राइट और सोसाइटी के इंटरेस्ट में। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाती है एक्सेप्ट दोज ग्रांटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। और जो आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम्स ग्रांट है वो सस्पेंड होते हैं ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो कि एक जुडिशियल इनोवेशन था वो केशवानंद भारती केस में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है लेकिन वो उस पार्ट को अमेंड नहीं कर सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो वो फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थी। और इसी में आता है एक नेक्स्ट सेक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरप्रिटेशंस। उसमें पहली है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये कहती है कि अगर कोई लॉ है जो पार्शियली किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो केवल उतना पार्ट ऑफ दैट लॉ विल बी नल एंड वॉइड। पूरा का पूरा लॉ नल एंड वॉइड नहीं होगा, ओनली द इनकंसिस्टेंट पार्ट ऑफ लॉ इज डिक्लेयर्ड वॉइड। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसके तहत प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट कॉन्फ्लिक्ट विद राइट्स बिकम इनएक्टिव बट आर नॉट परमानेंटली डेड। ठीक है, तो ऐसे लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले इन्फोर्स थे और वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। थर्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर के तहत जो सिटीजन्स है इंडिया के सिटीजन्स अपनी फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते। सो डॉक्ट्राइन ऑफ वेव पार्ट 3 में अप्लाई नहीं होता। सिटीजन्स ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को वेव कर सकते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स को नहीं वेव कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मैटर है पब्लिक पॉलिसी का। ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल की एक स्पिरिट है जिसको जो कि फंडामेंटल राइट्स में रिफ्लेक्ट होती है और सिटीजन इसको वेव नहीं कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट के अलावा जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उनकी बात करें तो देयर आर राइट्स विच आर आउटसाइड पार्ट 3। मतलब फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे राइट टू वोट एंड कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन जो कि आर्टिकल 326 में है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगी। और फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अलावा होती है स्टैट्यूटरी राइट्स जो कि पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू लॉज बना के दी गई होती है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन। और इससे अगर हम रिलेटिव पीवाईक्यूज देखें तो 2017 में पूछा गया था राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि आर्टिकल 326 में मेंशन्ड है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के लेक्चर के सेकंड टॉपिक को, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, ड्यूटीज और राइट्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ड्यूटी और राइट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। हम हमारी राइट तभी इंजॉय कर पाएंगे जब सोसाइटी के बाकी मेंबर्स अपनी ड्यूटी को सिंसियरली ओबे कर रहे हो। लेकिन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मौजूद है तो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को लगा कि ड्यूटीज को फॉलो करना हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारी वे ऑफ लाइफ का पार्ट है, और इसलिए एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान हमारी गवर्नमेंट को लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना जरूरी है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अगर हम इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें
तो फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में मौजूद है। ए यहाँ पे ये दर्शाता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था और इंटरनल इमरजेंसी के दौरान इसे ऐड जोड़ा गया। और इस पार्ट में केवल एक आर्टिकल है जो है आर्टिकल 51A और इसमें मेंशन है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी के पीछे इंस्पिरेशन की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पायर्ड है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा केवल जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक एक्सप्लिसिट लिस्ट ऑफ ड्यूटीज प्रोवाइड करता है फॉर द सिटीजन्स। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की एवोल्यूशन की बात करें तो 1976 में सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। इस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया, कुछ रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया गया। जो रिकमेंडेशन रिजेक्ट थी उसमें से दो थी। पहला कि अगर कोई सिटीजन्स अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता तो उसको पेनाल्टी या पनिश किया जाए। दूसरी थी कि टैक्स को पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी हो। इन दोनों ही रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से फॉर्मली पार्ट 4A को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई। इसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो गई। और ये 11th ड्यूटी रिलेटेड थी प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। अब हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें से कुछ राइट्स सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो केवल स्ट्रिक्टली इंडियन सिटीजन्स को ही ओबे करनी होती है और वो फॉरेनर्स के लिए एक्सटेंड नहीं होती। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी के नेचर की बात करें तो ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर कोई सिटीजन अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो कोर्ट उसको पनिश नहीं कर सकती। और ये डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है बाय द कोर्ट्स थ्रू रिट्स, मतलब कोर्ट कुछ ऑर्डर या रिट्स देके फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स नहीं कर सकता। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज में मॉरल एज वेल एज सिविल दोनों तरह की ड्यूटीज को कवर किया गया है। मॉरल ड्यूटीज जैसे चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, और सिविक ड्यूटीज जो हमारे सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है वो भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में इनकॉर्पोरेटेड है, जैसे रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज में से कुछ ड्यूटीज पॉजिटिव है जो सिटीजन को कुछ करने के लिए इंस्पायर करती है, और कुछ ड्यूटीज नेगेटिव है जो सिटीजन्स को कुछ ना करने के लिए इंस्पायर करती है। अगर हम पॉजिटिव फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो उसमें से एक है जैसे स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस, और नेगेटिव फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो वो है एब्जोरिंग वायलेंस, मतलब वायलेंस ना करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करे, तो नेगेटिव फंडामेंटल ड्यूटी है। और पॉजिटिव फंडामेंटल ड्यूटी है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। और अगर हम एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज का तो वो है कि इट फैसिलिटेट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, कि अगर कोई लॉ पास किया गया है टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज तो उसको एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी माना जा सकता है अगर वो किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह एक्ट करता है, जिसको यूज करके जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर करना है। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई डायरेक्ट को रिलेशन नहीं है लीगल ड्यूटीज से। लीगल ड्यूटीज पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा लॉ बना के दी जाती है, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। साथ में कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है टू इन्फोर्स ऑल दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। हालांकि इन फंडामेंटल ड्यूटीज के पीछे की जो स्पिरिट या वैल्यूज है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ लॉस बनाए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को एज अ होल इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ नहीं है। साथ ही में ये फंडामेंटल ड्यूटीज एक वार्निंग की तरह एक्ट करती है अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, और हम सभी सिटीजन्स में एक नेशन बिल्डिंग के तरफ आगे बढ़ने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन की डिमांड करती है। अगर हम इस पार्ट से पूछे गए पीवाईक्यूज को देखें तो 2017 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। इसमें स्टेटमेंट 1 थी,
a legislative process has been provided to enforce these duties, जो कि फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऐसा नहीं प्रोवाइड किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट थी दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, जो कि अगेन एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज और लीगल ड्यूटीज में कोई रिलेशंस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि आर्टिकल 51A में दी गई है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज केवल सिटीजन्स पे अप्लाई करती है। सो इट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटेड टू, देखिए ये जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे हम मेंस के इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी है to abide by the constitution and respect the national flag and national anthem. Second है to follow noble ideals of the national struggle for freedom. Third है to protect the sovereignty, unity and integrity of India. देखिए ये थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी को एज इट इज 2015 में पूछा गया था। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the fundamental duty. तो डी इसका पार्ट हो जाएगा। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। फिफ्थ है टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड एंड रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। देखिए इस वाले प्रोविजन को आप मेंस में यूज कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे आता है तो। सिक्स्थ है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। इस वाली फंडामेंटल ड्यूटीज को आप एज अ कंक्लूजन यूज कर सकते हैं फॉर एनी आंसर रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। सेवेंथ है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर मैनेजमेंट। सिमिलरली सभी फंडामेंटल ड्यूटीज को हम किसी न किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्ब वायलेंस। ये किसी केस स्टडी या एथिक्स के पार्ट ए के किसी आंसर में यूज किया जा सकता है। 10th फंडामेंटल ड्यूटी है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 2002 में ऐड करी गई थी, वो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन वार्ड एज 6 to 14 ईयर्स। और अब अगर हम बात करें इस पार्ट से पूछे गए PYQs की, 2025 में जो कि रिसेंटली कंडक्ट हुआ था, उसमें एक टेबल दी गई थी जिसमें ऑन द वन साइड था प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दूसरी तरफ था स्टेटेड अंडर। तो अगर हम इसमें सेकंड स्टेटमेंट पे ध्यान दें, सो इट वाज वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। ये हमने ऊपर पढ़ा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। और थर्ड स्टेटमेंट थी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमने लेक्चर में पहले कवर किया था। साथ ही में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ DPSP। तो देखिए एक इजी क्वेश्चन था, इसको ऑप्शन सेटिंग से डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अगर हमने स्टैंडर्ड सोर्सेज को अच्छे से कवर किया है तो इन क्वेश्चंस को हम इजीली मार्क कर पाएंगे। इसका आंसर होगा सी, ऑल द थ्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल है, लेकिन इन फंडामेंटल ड्यूटीज के पीछे की जो वैल्यूज है, जो स्पिरिट है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने वेरियस लॉज बनाए हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ नहीं है, लेकिन इनके पीछे की जो वैल्यूज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए हैं। उसमें से कुछ है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो कि विच प्रिवेंट्स डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम। ऐसी ही फंडामेंटल राइट्स अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, फंडामेंटल ड्यूटी सॉरी। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, which enforces the duty towards the environment. Next है Representation of People Act 1951, which disqualifies a members for corrupt practices like promoting enmity। और ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस हमारी कॉमन ब्रदरहुड को डिस्टर्ब करता है, हमारे नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करता है। साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी है। साथ ही में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज
टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 में भी है। तो ये सभी लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं टू समहाउ इम्प्लीमेंट द स्पिरिट बिहाइंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। और अगर हम बात करें कुछ जजमेंट्स की जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं विच इंटरप्रेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें से पहला है एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स, जो कि 2001 में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि दोनों ही के ही साथ में फंडामेंटल लगा हुआ है, तो हम फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल राइट से कम इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते। नेक्स्ट है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। इसमें कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी एजुकेशन ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, साइटिंग आर्टिकल 51G, जो कि एक एनवायरनमेंट रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो तो ये था हमारे आज का कवरेज, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। एंड आई एम वेरी श्योर कि 2026 में इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन वापस रिपीट होगा। और आई होप अगर आपने अभी तक ये वीडियो पूरा देखा है तो आपके टाइम की आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन सो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।